इज इट ओके? 1 घंटा बढ़ा दें? अच्छा, जिनको अपनी रिटर्न स्पीचेस ले करना है टेबल पे यू कैन लीव। सर योगी आदित्यनाथ जी जो बोलेंगे वो ठीक है। आप जो बोलेंगे मानेंगे। सभापति जी, आज ये सदन एक बार पुनः देश के अंदर वर्तमान में व्याप्त बाढ़ एवं सूखा की व्यापक त्रासदी पर चर्चा कर रहा है। प्रतिवर्ष मानसून सत्र में एक बार दो बार इन विषयों पर चर्चा होती है। सदन पर हुई चर्चा को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। पिछले 12-14 वर्षों से हम लोग इस सदन में बैठ करके और जो चर्चाएं अब तक हुई हैं और उसके उपरांत जो क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त हुए हैं या जो सूखे की चपेट में आए हैं, आपदा राहत प्रबंधन के द्वारा जो कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं या चलाने की घोषणाएं होती हैं, उनके परिणामों से सहज अनुमान लगा सकते हैं। जल को हमारे परंपरा में जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। जल के बगैर इस सृष्टि की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जीवन का आधार भी है। सृष्टि का आधार है तो जल इस जीवन का आधार भी है। लेकिन जब उस जल का उचित प्रबंधन न हो और उचित नियोजन भी न हो तो वह जल किस प्रकार से मानव सभ्यता के लिए, इस सृष्टि के लिए खतरनाक हो सकता है और बाढ़ की त्रासदी के समय हम सब महसूस करते हैं। और बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एक साथ देश का एक क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है तो दूसरा क्षेत्र सूखे की चपेट में भी रहता है। मानसून देर में आया। इसी सदन में आशंकाएं उठ रही थी कि मानसून नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा। बहुत सारे क्षेत्र सूखे पड़े हैं। मेरे बगल में रमेश जी बैठे हैं। रमेश जी का छत्तीसगढ़, सावन में वहां पर बारिश ही नहीं हुई। बिहार का एक बहुत बड़ा भाग है जो आज भी सूखे की चपेट में है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पहले ही पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से बाढ़ ने अपना कहर बरपाया, राजस्थान जो हमेशा सूखा रहता था, गुजरात में जहां हमेशा सूखा रहता था, इस बार बाढ़ की त्रासदी से वहां पर लोग खासतौर से कुछ क्षेत्रों में काफी हद तक प्रभावित हैं। बाढ़ और सूखे की इस त्रासदी को एनडीए सरकार ने स्वीकार किया था और एनडीए सरकार ने इसके लिए एक योजना भी बनाई थी। और कितना अच्छा होता कि पर्यावरण को ध्यान में रख करके, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण संवर्धन के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे उनको ध्यान में रख करके नदियों को जोड़ने की उस परियोजना को क्रियान्वित किया गया होता तो संभवतः ऐसा नहीं होता कि इस देश का एक बहुत बड़ा भूभाग एक ही समय सूखे की चपेट में होता है तो एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में भी होता है। कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी है और उस प्रबंधन की कमी के कारण आज ये स्थिति इस देश में आई है। हम लोग पिछले 14 वर्षों से लगातार इस बहस में पड़े हुए देख रहे हैं। हमेशा जब भी मानसून सत्र प्रारंभ होता है तो कहीं से सूखे की आवाज उठती है, कहीं से बाढ़ की चर्चा उठती है। चर्चा के बाद मंत्री जवाब दे देते हैं और उस जवाब के साथ ही फिर आगे की योजनाएं क्या होनी है वह वहीं पे समाप्त भी हो जाता है। हम लोग जानते हैं घोषणाएं जो होती हैं यहाँ पर कितना वो प्रभावी हो पाता। कभी कभी यह भी प्रश्न उठता है कि संसद सरकार के प्रति जवाबदेह है या सरकार इस संसद के प्रति जवाबदेह, ये प्रश्न उभरने लगते हैं। और इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर जो एक प्रश्न उभरने लगा है, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मोदिया
आपदा कोई भी आए, मुझे लगता है आपदा बता करके नहीं आएगी। आपदा प्रबंधन के लिए आपने क्या किया है, सरकार उसके बारे में बताएं। आपदा जब आएगी उसके उपरांत तब कोई रिलीफ के कार्य प्रारंभ हो, और वह भी देर से 72 घंटे के बाद, 100 घंटे के बाद, तो मुझे लगता है कि वह आपदा प्रबंधन नहीं, वह सरकार की संवेदनहीनता को, सरकार की उन सरकार की उस यानी आम जनमानस की भावनाओं के साथ सीधे सीधे एक खिलवाड़ है, और उस प्रकार का खिलवाड़ हर वर्ष हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि जल के उचित प्रबंधन के माध्यम से या किसी भी प्रकार की आपदा के लिए अगर हमारे पास प्रशिक्षित स्टाफ है, प्रशिक्षित टीम है, तो वह टीम उस आपदा को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी न हो सके। पैसा हर साल खर्च होता है। बाढ़ की जो त्रासदी है, मैं जानता हूं कि इस बाढ़ से जुड़े हुए जितने विभाग हैं इस देश के भ्रष्टतम विभागों में से है। हर साल बाढ़ के पूर्व आपदा नियंत्रण के लिए जो पैसा जाता है, उस पैसे का कहीं भी उचित नियोजन नहीं होता है, उचित उपयोग नहीं होता है। पैसा बाढ़ से पहले किस रूप में, वह पैसा बाढ़ को रोकने के लिए किस रूप में उपयोग होता है, और बाढ़ के बाद जब बाढ़ आती है उस समय किस प्रकार से बाढ़ के समय वह पैसा बहाया जाता है, वह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। महोदया, मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में 1998 की, 2001 की और उसके बाद की जो बाढ़ की भीषण त्रासदी, जो सदी की सबसे भीषणतम बाढ़ थी, उनको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हम लोगों ने वहां पर जन और धन की व्यापक क्षति को देखा है। लोगों के उजड़ते हुए घरों को हम लोगों ने देखा है। कराहती हुई मानवता को चिल्लाते हुए उन बच्चों को हम लोगों ने वहां पर अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बार बार वही प्रश्न उठता है कि बाढ़ के समय या किसी भी आपदा के समय मंत्रियों के, माननीय प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्रियों के दौरे उन संबंधित क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन जब आपदा थोड़ा नियंत्रित होती तो उसके उपरांत सब शून्य हो जाता है। उसके बाद की कार्रवाई, उसके बाद की जो उसके बाद के उपाय होने चाहिए वो जीरो हो जाता है। इसलिए मुझे कुछ मुद्दों पर, खासतौर से बाढ़ से 3, उस पर अगर हम इसको देखें कि कोई भी आपदा आने से पूर्व, और खासतौर से बाढ़ और सूखे के बारे में जब चर्चा हो रही है, तो बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबंधन किए गए हैं। तटबंधों के संबंध में नदियां जो आज गाद से भट चुकी हैं, क्योंकि बाढ़ अचानक नहीं आ रही है, वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि संरक्षण, जो मृदा संरक्षण से संबंधित जो उपाय होने चाहिए थे वो उचित न होना, विकास का अवैज्ञानिक सोच बाढ़ के मुख्य कारणों में से है। मैं इस बात को पिछले 3-4 वर्षों से महसूस कर रहा हूं। हमारा गोरखपुर जनपद, इस वर्ष भी आधा जनपद में अच्छी बारिश हुई, आधे जनपद में बारिश ही नहीं हुई। और ये केवल एक जनपद की बात नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। और उसके कारण होता है कि जो क्षेत्र सूखा में, जहां अच्छी बारिश हुई है, वहां पर उसको मानक मान करके सरकार उसको, बाकी क्षेत्र को भी सूखाग्रस्त घोषित नहीं करती। पिछले वर्ष भी सूखे की चपेट में भी जनपद आया था, और उसके उपरांत जब कृषि का समय, फसल बोने का समय समाप्त हो गया, उसके बाद जब बरसात होती है तो बाढ़ की चपेट में भी आया। तो दोनों त्रासदियों को किसान, वहां का नागरिक झेलता है, लेकिन न वह बाढ़ की सहायता पाता है, बाढ़ की त्रासदी से उसको सहयोग मिलता है, नहीं सूखे की उसमें उसको सहयोग मिलता है। इसलिए 3 उसमें कि बाढ़ आने से पूर्व क्या प्रबंधन किए गए हैं। तटबंधों की मरम्मत का कार्य, नदियां जो लगातार मिट्टी, जल जो संरक्षण, मृदा संरक्षण का कार्य उचित न होने के कारण उपजाऊ मिट्टी जो नदियों की गाद में, तट में भर चुका है, पूरी तरह उनके गाद नदियों के पेट में भर चुका है। जब उसमें पानी को बहने की जगह नहीं होगी तो ओवरफ्लो होना ही होना उसको है। उसके लिए हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई। अन्य उपाय जो हो सकते थे, जहां पर जल को रोक करके उसका उचित प्रबंधन करके और फिर आवश्यकतानुरूप उस जल को सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रित करने के साथ साथ सिंचाई के लिए जल विद्युत परियोजना के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था, उस पर कोई भी ध्यान ईमानदारी से 1954 से जब
जब से इस देश के अंदर आपदा नियंत्रण के लिए, जल प्रबंधन के लिए योजना चली थी, तब से कोई भी ईमानदारी से प्रयास उसमें नहीं हो पाया। दूसरा, बाढ़ आने पर त्वरित कार्रवाई। बाढ़ कोई आती है, आखिर हमारा आपदा प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर हो, राज्य सरकार के स्तर पर हो या फिर जनपद स्तर पर हो, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है। लोग बाढ़ से घिरे होते हैं, उनके लिए अलग वहां से उनको निकालने के लिए नावों की व्यवस्था नहीं होती है। उन लोगों को किसी प्रकार के उनके लिए राहत के नाम पर जो दिया जाता है, जो भी एक सदस्य बता भी रहे थे कि 20 रुपया एक परिवार को दिया जाता है, क्या 20 रुपये में एक परिवार को भरपेट भोजन मिल पाएगा? उन परिवार के साथ साथ उनके मवेशी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? पीने के लिए उचित जल की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है? कोई भी व्यवस्था उसके उपरांत भी नहीं हो पाती है। बाढ़ आने के बाद, आपदा आने के बाद जो त्वरित आपदा राहत कार्य होने चाहिए वह नहीं हो पाता है। और जब बाढ़ जाती है तो बाढ़ जाने के बाद जो महामारी वहां पर छोड़ जाती है। महोदय, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर वर्ष चाहे बाढ़ आए या ना आए, 15 जून के बाद से वहां पर ये वेक्टर जनित जो बीमारियां हैं, चाहे वह मलेरिया हो, इंसेफ्लाइटिस हो, फाइलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, ये तमाम बीमारियां फैलती हैं और सैकड़ों की संख्या में मौतें होती हैं। इस साल अभी तक गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसमें 210 से ज्यादा मौतें हो चुकी, 210 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और लगातार प्रतिदिन 25 से 30 मरीज नए आ रहे हैं। कोई उपाय नहीं, सरकार के स्तर पर कुछ नहीं। और ये तो वे लोग हैं जो उस सरकारी मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो वहां पहुंच नहीं पाते हैं, वहां नहीं आ पाते हैं। उस महामारी को रोकने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कोई उपाय नहीं, किसी प्रकार की कोई नहीं। जिन लोगों के घर उजड़ चुके होते हैं, उनके घरों को निर्माण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिनके मवेशी मर जाते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई राहत उसमें नहीं उपलब्ध की जाती है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रतिवर्ष ये नेपाल की तराई के क्षेत्र में बसा है और हिमालय से आने वाली नदियों के बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष यहां पर भीषणतम बाढ़ की त्रासदी से क्षेत्र जूझते हैं। और मोदिया, उसके संबंध में मुझे आपसे अनुरोध करना था कि 1954, केवल 2 मिनट में 2-3 मुद्दे हैं। 1954 से वहां पर 3-4 कुछ परियोजनाएं चल रही हैं जो नेपाल के साथ, क्योंकि जो भी बाढ़ आती है वहां पर, चाहे वह राप्ती के कारण हो, चाहे वह आमी के कारण हो, चाहे वह सरयू घाघरा के कारण हो, चाहे नारायणी के कारण हो, या फिर किसी भी अन्य छोटी बड़ी नदियों के कारण, कहीं न कहीं वह नेपाल से आने वाली नदियों के कारण वहां पर बाढ़ आती है। और 1954 से नेपाल के साथ वार्ता का क्रम प्रारंभ हुआ था कि नेपाल में इन योजनाओं को हम लोग इन नदियों को रोक करके और वहां पर नेपाल के अंदर डैम बना करके फिर उसका हम उचित उपयोग करेंगे। खासतौर से नेपाल में शारदा नदी पर, जो नेपाल में महाकाली है, वहां पर पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना थी, अभी तक वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना थी, वह नहीं हो पाया। राप्ती नदी पर, पश्चिम राप्ती में नोपुरा में बहुउद्देश्यीय परियोजना थी, अब तक क्रियान्वित नहीं हो पाया। बागमती नदी का था, कमला नदी का था, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनको नेपाल के साथ बातचीत करके हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बाढ़ की त्रासदी से बचा सकते थे। लेकिन एक ईमानदार पहल भारत सरकार के स्तर पर नहीं हो पाई। हम लोगों ने जब इससे पहले, बाढ़ आने से पहले, चूंकि हर वर्ष हम लोग बाढ़ से त्रस्त होते हैं, वहां पर जब सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारियों से हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की कि आखिर क्यों नहीं आप बाढ़ से पूर्व यहां पर कार्य करते हैं, तो उन्होंने कहा साहब केंद्र के पास हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं, केंद्र से पैसा नहीं मिला है, हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। यानी बड़ी अजीब सी बात है। सरकार कहती है कि हम बाढ़ नियंत्रण के लिए, आपदा राहत के लिए, आपदा नियंत्रण के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें जब के पास हम जाते हैं, वहां के उसके तंत्र को हम जब इस बारे में चर्चा करते हैं तो कहता हमारे पास इसके बारे में रोकने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब बाढ़ आती है उस समय कोई प्रबंधन का कार्य उस समय नहीं हो सकता है, उससे पहले वो कार्य करना पड़ेगा, उससे पहले उसको रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और साथ साथ अस्थायी समाधान उसका यही है कि एक आपने मनरेगा की योजना चलाई, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन
इस योजना का उपयोग क्यों नहीं करते हैं कि नदियों के उस गाद को हटाने में भी अगर मनरेगा के पैसे का उपयोग हो सके और नदियों के तल को गहरा किया जाए तो काफी हद तक बाढ़ के उस बाढ़ के इस त्रासदी को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। और उसी गाद को लाकर आप तटबंधों में जमा कर देंगे तो तटबंध भी ऊंचे होंगे, पक्के होंगे, मजबूत होंगे और साथ साथ आप बाढ़ की त्रासदी को वहां पर रोक सकते हैं। और दूसरा, नेपाल के साथ नेपाल के साथ जो हमारी परियोजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई है, सरकार उस पर तत्काल पहल करे, क्योंकि नेपाल और भारत दोनों की हित में है। इसलिए अगर ये हो जाता तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को, जिसमें गोरखपुर है, महाराजगंज है, आपका कुशीनगर है, देवरिया है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, तमाम जनपद आ जाते हैं। इन सभी जनपदों को बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सकता है और प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली जन और धन की व्यापक क्षति को रोका जा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर ज्योति मेधा। थैंक यू मैडम।